बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा था, इसका क्या इक्वेशन था इसका, E is equals to E is equal to sigma t t का raised पावर to the power 4। ठीक है, वेयर सिग्मा इज योर कांस्टेंट जिसका वैल्यू था सिग्मा इज इक्वल्स टू 5.67 into 10 raised to the power 10 minus 8. इट्स -8 हाँ है ना, जूल पर सेकेंड है ना, और मीटर मैं ऊपर लिखता हूँ मीटर स्क्वायर एंड केल्विन की पावर -4। तो ये कुछ हमारा वैल्यू है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपके हैं। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी है कि अगर आपका जो सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लीजिए अगर आपका T0 है, सपोज सराउंडिंग टेम्परेचर आपका T0 है, देन दिस लॉ मॉडिफाइड इनटू सिग्मा T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। ठीक है, ये तब ये तब हमारा इंक्लूड हो जाएगा जब आपका ये सराउंडिंग्स में तो T0 हाँ T0 अगर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, इस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अगर आप ओके सराउंडिंग्स में टेम्परेचर, ठीक है, और एनर्जी, ये जो एनर्जी है आपका, ये भी आप ध्यान रखिएगा, दिस एनर्जी इज एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। So this is the heat energy. This is the heat energy emitted by a perfect black body per unit area per second. per second. तो ये हो गया। अब इस पे अब हम इसी पे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पे एक दो क्वेश्चन करेंगे, देन वी डू सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन योर वेन्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक। तो क्वेश्चन इज दिस कि कैलकुलेट द टेम्परेचर एट व्हाट, calculate the temperature at which a perfect black body ठीक है, at which a perfect black body radiate energy at the rate of it's 5.67 watt, 5.67 watt per सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो टेम्परेचर आपने निकालना है ना, और तो हम इसको कैसे करेंगे, सिंपल। अब आपका E इज हम वो इक्वल टू फार्मूला लगा देंगे, E इज इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4। 4। तो ये आपको देगा T की पावर 4 इज इक्वल टू E अपॉन सिग्मा। सो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द टेम्परेचर विच इज E अपॉन सिग्मा की पावर 1/4। दैट्स सिंपल। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, बिकॉज ये पावर 4 बन जाता है। तो जब भी आप सॉल्व करेंगे, अगर टेम्परेचर गिवन है तो आपको 4 बार आपका इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और अगर टेम्परेचर निकालना है तो 4th रूट निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से का ये क्वेश्चन है ना। हाँ, ये वाला तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। एग्जैक्टली, आपका जो पेपर में आएगा वो ऐसा ही होगा कि आप उसको इजीली कैलकुलेट, क्योंकि वो 5.6 तो मतलब 1 into 10 raised to the power -8। हाँ, तो देखें सॉल्व करके कितना आंसर आ रहा है। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, तो आपका थोड़ा है ना, इससे फैमिलियर हो जाएंगे। इसका आंसर 10 raised to the power +2। हाँ एग्जैक्टली, 10 रेज द पावर +2। देखता हूँ मैं एक बार ट्राई करके। तो इट्स एनर्जी हो गया 5.67 इंटू वाट, ये भी ध्यान रखना था। डिवाइड बाय सेंटीमीटर को हम करते हैं माइनस का 4 मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय सिग्मा इज योर 5.67 इंटू 10 की पावर -8। अब कुछ करेक्शन हो जाएगा, अब आप देखें करके, ये वाला टर्म कट गया। हाँ, पूरे का पावर 1/4।
अब देखें, अब कुछ आपका मॉडिफाई होगा आंसर। अब बस 10 आएगा आंसर। हाँ 10 आएगा, देखते हैं। तो ये आपका हो गया 10 की पावर -4, तो ये आपका ऊपर हो गया 10 की ये पावर डिवाइड बाई, ये वॉट बाई वो है क्या? हाँ मैंने लिखा वॉट डिवाइड बाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। हाँ तो मतलब अब ये तो क्वेश्चन है 10 की पावर 4 डिवाइड बाई 10 टू 10। द पावर 3 आएगा। 3 10 रेज़ टू पावर 3 तो ये हो गया 10 की पावर 12 की पावर डिवाइडेड 1/4, तो ये हो गया 10 की पावर, यू कैन राइट इज 4, है ना। ये हो गया आपका 3 का पावर 4 ना, 3 का पावर 4 इंटू बाई 4, तो ये आंसर आ गया 10 की पावर 3। ठीक है, दिस इज योर 10 की पावर 3, टेम्परेचर आ गया, इट्स इन केल्विन, बाकी सारा कट जाएगा। तो दिस इज ए प्रॉब्लम। एक और तो प्रॉब्लम हम लोग मतलब हाँ हाँ एनर्जी जो हम लेंगे वॉट पर हाँ, ये दिया है मीटर। ना, तो ये आपको जो एनर्जी ऑफ द रेट ऑफ, ये गिवन है 5.67 इंटू वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। ये आपका एनर्जी तो वाट हो गया ना, वो वाट आपका हो गया ना, जूल पर सेकंड वाट बन गया। हम्म एक्चुअल में जो एनर्जी का इसमें हम यूनिट यूज करते हैं, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो इमिट करेगा वो होगा वो जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जूल पर सेकंड को यहाँ पे वाट ले लिया है, और मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम करते हैं, फिर हम वेन्स पे जाएंगे, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे। या नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन हम करते हैं। तो इसमें गिवन है द ल्यूमिनिसिटी ऑफ ए स्टार, इट्स ल्यूमिनोसिटी ऑफ ए स्टार, ठीक है, इज 16,000, है ना, 16,000 टाइम्स, है ना। तो 16,000 में एक और जीरो बढ़ा देता हूँ फॉर अवर इजी कैलकुलेशन के लिए, 160,000 कर देता हूँ, 160,000 टाइम्स ऑफ आवर सन। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज, इफ द सरफेस temperature of the sun, if the surface temperature of the sun is 6,000 Kelvin, ठीक है, calculate the temperature of the star, 6,000 calculate the temperature of the star, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया अनदर वन। इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमें जो आइडिया है, अब हमें फॉर्मूला तो यही लगाना है, दैट इज E इज इक्वल्स टू, ये क्या सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन है? हाँ देखिए, ल्यूमिनिसिटी गिवन है, स्टार की जो ल्यूमिनिसिटी है वो 160,000 टाइम्स ऑफ आवर सन, और इफ द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन लिखना भूल गया मैं, ऑफ द सन, ये सन है 6,000 केल्विन, और आपको टेम्परेचर निकालना है उस स्टार का जो कि आपका जिसका ल्यूमिनिसिटी 160,000 टाइम्स ऑफ आवर सन है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है द ल्यूमिनिसिटी यानी ई ऑफ योर स्टार, वो हो गया आपका 160,000 ऑफ आवर सन। ई सन, हाँ ई सन, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, ई सन इज इक्वल टू होना चाहिए ना, एक मिनट रुकिए मैं इसको डस्ट कर देता हूँ। हाँ नहीं सर, करेक्ट है, करेक्ट है, आई डोंट थिंक सो। हाँ हाँ, ई मतलब स्टार मतलब 1,60,000 टाइम्स सन से ज्यादा है। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है टेम्परेचर, टेम्परेचर जो गिवन है हमें सन का, दैट इज 6,000 केल्विन।
और हमको फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे दो इक्वेशन बना लेते हैं। एक तो इक्वेशन बना लेते हैं E ऑफ सन इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स T ऑफ सन का पावर 4। एक इक्वेशन बन गया E ऑफ स्टार इज इक्वल टू सिग्मा टाइम T ऑफ स्टार का पावर हाँ 2। ये दो इक्वेशन बन गए 1 एंड 2। अब हमें निकालना है टेम्परेचर ऑफ स्टार, तो 2/1 कर देते हैं। तो फिर उसके बाद उसमें सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, फिर हम हाँ। बोथ साइड्स का मतलब वो निकाल देंगे। 2/1 करके देखें तो आपको फिर आइडिया लग जाएगा कि आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सारा डाटा गिवन है, देखें एक बार, 2 मिनट दें। वैसे एक्चुअल डाटा जो है इस स्टार का वो 1700 टाइम्स है ना, 17,000 टाइम्स, बट फॉर टू मेक अवर कैलकुलेशन इजी चेंज इट 160,000। हाँ, तो आंसर क्या मतलब 12,000? 12,000 देखते हैं सॉल्व करके, क्योंकि आंसर जो बुक में प्रॉब्लम है वो उसमें क्या था कि वो ये स्टार का ये ब्राइटनेस अलग दिया हुआ था। मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए इसको तो use सर किया। मैंने इसे E स्टार डिवाइड बाई E सन इज इक्वल्स टू T सन डिवाइड बाई, ये गलत किया हाँ है। सर, T मैंने इसे स्टार, ऐसे निकाल दिया, मतलब दोनों फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा मतलब सिग्मा टी रेज टू द पावर 4। हाँ, वे एक ही, उससे कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया, दिस इज इक्वल टू आल्सो 160,000, सिंपल। ठीक है, तो इसका पावर 1/4 कितना आ गया? 2 T 20। स्टार 20, तो ये हो गया 160,000 का पावर 1/4 टू 6,000 उसमें 0 एक और आ जाएगा। केल्विन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तो इसमें 1 16 into 10। फॉलोड बाय 4 zeros। हाँ, तो ये हमारा 2 का पावर 4, 2 into 10 का पावर 4 हो गया, और पूरे का पावर 1/4 into 6,000। हाँ, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो 20 into 6 है ना, तो ये हो गया 12 और 1 2 3 4, ये आ गया कुछ। ठीक है, हाँ, हाँ तो वो एक 0 मिस हो गया। मिस ओके। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ अ स्टार। ठीक है, आइडिया मिल गया इस प्रॉब्लम का। तो ये तो प्रॉब्लम हमने कर लिया है वेन्स इस पे, स्टीफन बोल्ट्जमैन पर। तो इसी के जैसा ही ऑलमोस्ट प्रॉब्लम आता है इसमें, है ना, कि आपको आइडिया होना चाहिए। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो एनर्जी है आपका जूल, इसका यूनिट का ध्यान रखें, सेकंड मीटर स्क्वायर, है ना, क्योंकि कई बार वो आपको एरिया के मल्टीप्लाई में भी दे देता है। वो मैंने एच बताया था ना, एच इज अ रेडिएंट एनर्जी ई इंटू ए, ये भी हमने कल डिस्कस किया था ना, तो इस पे भी चेंज आ सकता है। हाँ, ठीक है, यस। तो इतना अगर ध्यान रखेंगे तो इसमें से फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। ये कोई प्रॉब्लम करा दिया फिर। अब थोड़ा सा वेन्स लॉ पे कर लेते हैं। वेन्स लॉ पे प्रॉब्लम जरूर आता है, और इन दोनों का मिक्स आता है एक्चुअली, वो भी एक मिक्स प्रॉब्लम भी कर लेंगे कि वेन्स और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को मिक्स करके भी एक प्रॉब्लम बना देते हैं। या तो द प्रॉब्लम इज, पहले सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है कि सपोज अगर मैं गिवन है, अब पहले मैं थोड़ा सा वेन्स लॉ फिर से रिवाइज करा देता हूँ। आपको याद है ना वो क्या था? वेन्स लॉ, लैम्डा m into t is equals to कांस्टेंट। हाँ, लैम्डा, और वो कांस्टेंट कितना था? 2.9 into 10 की 9 पावर 10 raised to the -3। -3 मीटर केल्विन। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर। तो
तो ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज दिस लैम्डा एम, मतलब ये लैम्डा एम का क्या बताता है, ये अगर याद रहेगा तो फिर क्वेश्चन करना इजी होगा। सिर्फ फॉर्मूले से काम के अलावा आपको लैम्डा एम भी पता हो, है ना। ये एक्चुअली में ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ है, मैक्सिमम ये आपको पीक मिलेगा, ये वाला पीक। दिस वेवलेंथ इज एक्चुअली लैम्डा एम, जहाँ पे आपको ये एनर्जी का पीक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो इस लैम्डा एम के साथ जब इसका पर्टिकुलर टेम्परेचर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट ए नंबर व्हिच इज 2.9 into 10 की पावर -3। ओके, तो इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। मान लीजिए अगर आपको इफ द गिवन डाटा इज द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू, मैं थोड़ा लिख ही देता हूँ, वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू ई मैक्सिमम, जो एनर्जी आपकी मैक्सिमम होगी फॉर द मून इज 14 माइक्रॉन्स। ये एकदम करेक्ट डाटा है जिस पे ये प्रॉब्लम बना है, माइक्रॉन्स, ठीक है। कैलकुलेट द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द मून, कैलकुलेट द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द मून। तो सबसे पहले हम ये हमें हाँ, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए लैम्डा लैम्डा गिवन है, फॉर्मूला से लगा के वेवलेंथ आ जाएगा। लैम्डा जो है दैट इज टेम्परेचर योर 14 माइक्रोन, ठीक है। माइक्रो में गिवन है हमको रीडिंग, तो इसको हम मीटर में कर लेते हैं पहले, 14 into 10 की पावर -6 मीटर, ओके, -6 मीटर। हाँ। अब नेक्स्ट पार्ट जो हम करने वाले हैं वो ये है कि अब हम इसका टेम्परेचर निकाल लेते हैं। तो टेम्परेचर आपको पता है, दिस इज T इज इक्वल टू इट्स 2.9 into 10 डिवाइड बाई 14 into 10 की पावर, देखिए कितना आता है आंसर, आपको आज पता चल जाएगा व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द मून सरफेस, है ना जी। और यही क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था जब मैं अपना पीएचडी का इंटरव्यू देने गया था। आयुका एक इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे। तो उन्होंने मुझसे यही पूछा था, वो एस्ट्रोनॉमी का इंस्टीट्यूट था, कि आप सन का टेम्परेचर कैसे निकालेंगे। आपने कहाँ पे दिया था? आयुका, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी, पुणे। हाँ, पूना में। तो ये उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पहला यही पूछा था कि टेम्परेचर कैसे निकालेंगे सन का विंस लॉ पे। तो जामिया में भी जो पार्ट है ना, ये सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स, ये उसी का ही पार्ट है, मतलब वहीं से वो लोग उसको कनेक्टेड है एक तरीके से समझो। हाँ, वो उसके वो चेयरपर्सन, वो क्या नरलिकर, हाँ, नाम, हाँ, वही तो ये सारे बुक्स, ये साइंस बुक्स के, हाँ, एग्जैक्टली, एनसीईआरटी उसके वो। हाँ, सबसे ऊपर नाम चेयरपर्सन उनका वहाँ है। तो अगर कभी आपको जाने का मौका मिले तो आपको वहाँ वो मिलेंगे, और वहीं रहते हैं वो। हाँ, इसका आंसर 2.0 समथिंग into 10⁻²। प्लस में आना चाहिए, हाँ, ठीक है। फिर हाँ, तो ये +2। आपको 2.9/14 into 10 की पावर 3, बस इतना ही सॉल्व करना है, और इसके बाद ये वैल्यू आपको कुछ मिल जाएगी, है ना। ये निकाल के देखिएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर आप निकाल लीजिएगा, केल्विन में आ जाएगा। हाँ। तो कभी अगर आपको जाने का मौका मिले पुणे, तो आप जाइएगा, वो बच्चों से बात करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उनसे एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात करना तो नेक्स्ट अब हम करेंगे एक और प्रॉब्लम इस पे, है ना, और जो कि है, द क्वेश्चन इज कि द सरफेस टेम्परेचर ऑफ ए हॉट बॉडी, यानी उसका टेम्परेचर गिवन है, डायरेक्टली देता हूँ,
इट्स 1227 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फाइंड द वेवलेंथ एट विच द रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी। आपको निकालना है लैम्डा एम, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये भी उसी से हो जाएगा, बस इसमें चेंज ये करना है कि आपको ये टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना है, और फिर जस्ट पुट इन द फॉर्मूला एंड देन यू विल गेट द आंसर। जस्ट पुट इन द फॉर्मूला आंसर। तो टेम्परेचर कितना आ गया? टेम्परेचर हो गया 1227 प्लस 273। 273, हाँ 273, ये अमाउंट आपने यूज करना है, और उसके बाद फॉर्मूला लगा, यानी आपको लैम्डा इज इक्वल टू बी अपॉन, इसको बी से डिनोट करते हैं इस कांस्टेंट को, बी अपॉन टी। दैट्स इट, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर हम एक इस पे मिक्स्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, है ना, देन वी विल क्लोज अवर दिस चैप्टर। ओके, ये 1.9, हाँ ठीक है, 1.9 कुछ 10 रेज टू द पावर -2। -2, ओके। तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5, ये कुछ मेरे ख्याल से आना चाहिए। 10 की पावर माइनस में कुछ प्रॉब्लम है ना, ये कुछ देखते हैं, ये कितना हो गया आपका, ये कितना हो गया टेम्परेचर, इज टोटल टेम्परेचर इज योर, इट्स 0 0 1 1500। हाँ 1500। लैम्डा एम इज इक्वल टू 2.9 को मैं अप्रोक्सीमेटली, चलो तब तक 3 ले लेता हूँ, ठीक है, हाँ वो फॉर अवर कैलकुलेशन मैंने इजी करने के लिए ना, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा बट तो 2.9 को मैंने 30 × 10 रेज टू द पावर -4 ले लिया। हाँ वो भी ठीक है, वो एक ही बात है ना, 30, तो वो भी ठीक है। तो ये हो गया, हाँ अब ठीक है, तो 3/15 × 10 की पावर ही हो गया -5, और 1/5 आ गया इधर। हाँ एक है, हाँ -6 आएगा, 10 हाँ अभी रेज अभी टू ठीक, पावर अब -6। ठीक है, अब ठीक है, आंसर इतना ही आना चाहिए। 6 1/5 × 10 की पावर -5, तो ये हो गया पॉइंट, ये हो गया आपका 0.2 × 10 की पावर -5, तो ये 2 × 10 की पावर -6। इट्स योर टेम्परेचर विच इज इन, सॉरी वेवलेंथ विच इज इन मीटर, ठीक है। सो दिस इज ऑल माइक्रोन अबाउट, में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ इसको माइक्रोन, तो 2 माइक्रोन्स हो जाएगा आपका वेवलेंथ। हम्म, नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम करेंगे इस पे बेस्ड, देन जो कि आपका वेन्स और इसका दोनों का यूज है जिसमें, है ना, ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज कि ये है आपका एन heated filament is radiating, and a heated filament is radiating maximum energy is radiating maximum energy of wavelength which is 2.16 into 10 की पावर -5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द नेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लॉस पर सेकंड पर यूनिट एरिया। अच्छा इससे पहले मैं और लिख पॉइंट लिखा था, ये पॉइंट पहले लिख लेता हूँ। द सराउंडिंग एयर इज द टेम्परेचर ऑफ surrounding air is 10 डिग्री सेल्सियस,
और आपको फाइंड करना है, फाइंड द नेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, यानी वो कितना फिलामेंट रेडिएट करेगा, फाइंड द हाँ, नेट तो सबसे अमाउंट। पहले वो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हाँ लगा एग्जैक्टली, के उसका मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर निकाल लेंगे, फिर उसके हाँ बाद फाइंड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से वो उसका हाँ वो निकल जाएगा। एग्जैक्टली वही आप लगाएंगे, फाइंड द नेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ये निकालना है, ठीक है। फिर इसमें तो ये सेंटीमीटर को उसमें चेंज कर देंगे मीटर में, हाँ सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करते हैं, वेवलेंथ फिर हमें इसको केल्विन केल्विन में 2.16 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले आप यहाँ से टेम्परेचर निकाल लेंगे इसका, तो ये आपको देगा इट्स बी अपॉन लैम्डा, ठीक है। यहाँ से आप टेम्परेचर निकालेंगे, देन इट विल सम वैल्यू इन केल्विन, ठीक है। अब पॉइंट है इसमें जो अब आप वापस से लगाएंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, बिकॉज यू वांट टू कैलकुलेट एस्टिमेट द एनर्जी, कितना इसका एनर्जी आपका ये लॉस कर रहा है यानी थ्रो कर रहा है पर सेकंड। तो वो एनर्जी निकालने के लिए आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये थोड़ा बात है, क्योंकि इसमें एयर हाँ का भी टेम्परेचर दे रखा है, सराउंडिंग एयर का। हाँ, तो सराउंडिंग एयर में वो माइनस कर देंगे टी नॉट। हाँ एग्जैक्टली, तो इस सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, आपने ये फॉर्मूला लगाना है। और टी का आपका वैल्यू कहाँ से मिलेगा, इस इक्वेशन से, यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे इसको, हाँ। ये मिल जाएगा। और टी नॉट आपको गिवन है जो कि 10 प्लस समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप एज ए होमवर्क लिख लीजिए, आप इसको कर लीजिएगा। हाँ, हाँ हाँ क्या मतलब इसमें कभी जो टी है उसकी वैल्यू मतलब नेगेटिव में आ सकती है? हाँ, टी की वैल्यू आपकी देखिए इसमें आपकी अगर आएगी निगेटिव में, तो निगेटिव में क्यों नहीं आ सकती है, उस केस में अभी केल्विन में आएगा, मान लीजिए। अब केल्विन में मान लीजिए आपका आ गया, अब उसको जब डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो वो आपका उसमें आ सकता है नहीं? तो टेम्परेचर आपका आ गया ना, ये जब वापस इसको चेंज करेंगे आप सेल्सियस में तो वो निगेटिव में आ सकता है। अब ये टेम्परेचर मान हाँ लीजिए आपका 200 आ गया केल्विन, ठीक है। तो ये हाँ, यस। फिर आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, देन इट विल गिव यू समथिंग लाइक कि 73 डिग्री सेल्सियस निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ऐसे हो सकता है। हाँ वापस से जब आप यूनिट कन्वर्जन करेंगे तो निगेटिव में सेल्सियस में आ सकता है, इसमें तो पॉजिटिव ही रहेगा केल्विन में। हाँ हाँ, ये पॉइंट है, यही पूछ रहे थे आप शायद। इसमें बस वो जीरो होगा अगर वो एब्सोल्यूट जीरो पे। हाँ, तो ये वाला क्वांटिटी तो आपका हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, बट आप सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे देन इट विल बी नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो अगर हम सेल्सियस स्केल में लेंगे तो मतलब हमारी एनर्जी किस में आएगी? हाँ, सेल्सियस में नहीं, एक्चुअली जो एसआई यूनिट है वो केल्विन का ही है, तो हम आप कोशिश कीजिए हाँ इसको हाँ केल्विन में ही लेके आए। हाँ, yes। तो डिग्री सेंटीग्रेड तो में मतलब अगर मैं आप वही इसको बोल चेंज रहा था कि करते हैं। इसमें एनर्जी रेडिएट ही होने की बात है, क्योंकि पॉजिटिव है। तो अगर नेगेटिव होगा तो हाँ हाँ, ए भगवान। निगेटिव निगेटिव केस में आप मतलब एब्जॉर्प्शन की बात करें ना, एब्जॉर्प्शन। हेलो, हाँ हाँ, तो उस केस में हाँ, आपका, यस। हाँ, तो यहाँ पे तो देखिए इसके जो ये वाला लॉ है दिस टेल्स अबाउट द आपका कितना एनर्जी रेडिएट कर रहा है ना। और एब्जॉर्प्शन के लिए जो कि आपका सिलेबस में नहीं है, वी यूज किरचॉफ्स लॉ। ओके। किरचॉफ्स लॉ हम यूज करते हैं, हाँ, जो वो एब्जॉर्प्शन के बारे में बताता है। यहाँ पे तो सिर्फ ओके। सो रेडिएशन का। ओके ओके, हाँ, तो वो तो मैं किरचॉफ्स, वही पूछ रहा था क्योंकि सब रेडिएशन का ही हो रहा था। हाँ हाँ, तो वो किरचॉफ्स लॉ आपका बताता है, वो आपका बताया जाता है कि वो रेशियो बताता है कि जो इमिशन पावर और एब्जॉर्प्शन पावर का रेशियो क्या है, दैट्स अगेन एनर्जी ई लैम्डा ना। वो कुछ इस तरीके से है, ई लैम्डा डिवाइड बाई ए लैम्डा, ये आपके सिलेबस में नहीं है ना, वो एब्जॉर्प्शन और इमिशन के बीच का जो रिलेशन है ना, एब्जॉर्प्सिव पावर और आपका इमिसिव पावर, ठीक है। होता तो फिर हम ओके ये भी करते किरचॉफ्स लॉ, बट है ना। तो ओके। सो ये हो गया हमारा चैप्टर, इस पे फिर हम रोकते हैं, है ना, इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके। आगे फिर अब हम करते हैं नेक्स्ट हमारा
चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे, है ना। या नेक्स्ट चैप्टर इज अवर तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हमें बेसिकली करना है। अच्छा, मुझे इसमें एक पॉइंट और डिस्कस करना था आपसे। क्या इसमें आपको पता है कि क्या रिड्यूस हुआ है? मेरे हाँ, ख्याल हीट थर्मोडायनेमिक्स में। इंजन रिड्यूस हुए थे। हीट इंजन हाँ, रिड्यूस एक हुआ था सेकंड मैं मेरे आपको ख्याल से। बताता हूँ, एक सेकंड। या क्योंकि मेरे ख्याल से हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर नहीं है, तो क्या कार्नोट इंजन भी रिड्यूस हो गया है? ये मुझे नहीं, क्वेश्चन है। कार्नोट इंजन नहीं हुआ। ओके ओके, कार्नोट इंजन आपके सिलेबस है। कार्नोट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये भी है। एक सेकंड। क्योंकि हीट हीट इंजन इंजन और मुझे पता नहीं। रेफ्रिजरेटर, बस उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, मतलब कार्नोट इंजन भी है, हाँ, बिकॉज कार्नोट। कार्नोट इंजन और फिर सेकंड लॉ भी है। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, अगर वो है ना। तो बेसिकली देखिए, इस चैप्टर में जो मेन हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है सबसे पहले तो कुछ जीरोथ लॉ। थोड़ा आपको एक बार बता देता हूँ क्या क्या हम हाँ, करेंगे। जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ, एंड देन वी डू फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ, एंड देन वी डू थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। हाँ। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, ठीक है। इसमें हम्म। 4 प्रोसेस आएंगे हाँ, आपके। इसमें वो आइसो आइसोहैरिक, आइसोकोरिक, वो सब। एडियाबेटिक, हाँ, हाँ, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक। और उसके बाद फिर अरे। हम सारे प्रोसेस करने के बाद हम फिर स्विच कर जाएंगे वो जो नेक्स्ट हमारा है सेकंड लॉ। सेकंड। हाँ, वो एंड सेकंड लॉ मतलब वो देन फर्स्ट लॉ में जो कवर नहीं हो रहा था, वही सेकंड लॉ है। हाँ, इट टेल्स अबाउट समथिंग अबाउट एंट्रोपी, हाँ, वो उसमें वो दो एंड उसमें स्टेटमेंट्स हैं, वो केल्विन केल्विन और उसका, प्लैंक हाँ, स्टेटमेंट, 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 हाँ और हाँ, फिर उन्हीं के दूसरा बेसिस पे फिर कौन सा, वो क्लॉडियस तो स्टेटमेंट। इतना हमें कवर करना है। ये इतना है इसका सिलेबस, है ना। और ओके। बीच में हीट इंजन था, वो रिड्यूस हो गया, तो हमें इतना करना है। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, सेकंड लॉ एंड कार्नोट इंजन। और जो न्यूमेरिकल इसमें आता है, दैट बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, है ना। और एक न्यूमेरिकल कुछ चीज से भी आता है कार्नोट इंजन। ये 3 पार्ट से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है, और ये इतना हो गया। दिस इज द एक रफ डायग्राम ऑफ चैप्टर। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं ना। तो स्टार्ट, अपने थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट किया है। तो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, कुछ आइडिया है आपको? ये व्हाई वी नीड थर्मोडायनेमिक्स, या ये इसमें हम करते क्या है? थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। हाँ, एग्जैक्टली, इट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी हीट एंड टेम्परेचर का जो आपका रिलेशन है, दैट एक्चुअली ये हाँ। थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, है ना। द इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो क्योंकि ये फर्स्ट लॉ भी हाँ, और हमारा फिर ये इसमें हम बस बताता है। खाली वो देखेंगे एंड, क्या बोलते हैं, एंड प्रोडक्ट्स, मतलब नॉट कि मतलब कैसे हुआ, लेकिन बस एंड। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, मतलब आपका पॉइंट फंक्शन के फॉर्म में, है ना। एक तो हाँ। इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है जो मुझे बहुत पसंद है। थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। थर्मोडायनेमिक्स is a branch of physics that deals with that deals with the concepts of heat and temperature, heat and temperature, and the interconversion of and the interconversion of and the interconversion of heat and other forms of energy, other form of energy,
फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, इसमें अब हम बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज जिसपे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम यानी आपके जितने भी स्टेट वेरिएबल्स हैं दैट एक्चुअली डिफाइन आपका थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताते हैं। तो कोई भी दो सिस्टम आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में तब होंगे जब उन दोनों के स्टेट वेरिएबल क्या हो जाए, सेम हो जाए, सेम हो जाए। दिस इज अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी जब आपके क्या हो जाए, दोनों सिस्टम के स्टेट वेरिएबल सेम हो जाए। जैसे स्टेट वेरिएबल कौन कौन से होते हैं आपके, है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अगर मान लीजिए एक सिस्टम में ए ले लेता हूँ ये, ठीक है, और एक सिस्टम में बी ले लेता हूँ, दिस इज ए सिस्टम ए एंड दिस इज सिस्टम बी, ये दो सिस्टम में ले लेता हूँ। हाँ, और ये दोनों को मैं पहले सबसे पहले हम ऐड कर देते हैं। इसका मान लीजिए टेम्परेचर हो गया P1, इसका स्टेट वेरिएबल, इसका टेम्परेचर T1 है ना, और PT और वॉल्यूम को छोड़ते हैं अभी, PTV जितने भी आपके स्टेट वेरिएबल होते हैं आपके, जिससे आपकी इक्वेशन ऑफ स्टेट, तीन स्टेट वेरिएबल PV इज इक्वल्स टू nRT, ये आपकी जो इक्वेशन है। तो इसमें देखिए प्रेशर इज स्टेट वेरिएबल, वॉल्यूम इज स्टेट वेरिएबल, टेम्परेचर इज स्टेट वेरिएबल, मास इज स्टेट वेरिएबल एंड आल्सो इंटरनल एनर्जी जो हम बात करें या नंबर ऑफ मोल्स बोल दे। हाँ, तो सर वो सॉलिड्स में ये n की जगह मतलब वो मास हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, हम उस पर अभी बात करेंगे, है ना, कि सॉलिड में आपका ये इस पे कैसे हो। तो अभी बात कर रहे थे कि स्टेट वेरिएबल के बारे में। तो स्टेट वेरिएबल जब आपके ये सेम हो जाएंगे दोनों सिस्टम के लिए, इसका जो P2 T2 है, P2, T2 है ना, तो अगर आप इन दोनों को वो करते हैं, इन दोनों को अटैच करते हैं बाय ये, इनका अगर हम ये रिमूव कर देते हैं इस कंटेनर को, इसको कंप्लीट एक सिस्टम बना ले, तो जब ये क्या हो जाएगा आपका प्रेशर, टेम्परेचर और ये क्या हो जाएंगे, दे विल बी सेम। अभी P2 T2 नहीं रहेगा, अभी ये क्या हो जाएंगे, P और T, एक जनरल टेम्परेचर हो जाएगा सिस्टम का, P, T एंड योर जनरल वॉल्यूम। सो दिस इज डिफाइंड एज योर सिस्टम व्हिच इज क्या हो गया, ये हो गया आपका थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ गया। तो अगर हम ये बात समझते हैं तो हम जीरोथ लॉ को समझ सकते हैं। व्हाट इज जीरोथ लॉ? जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ, ठीक है, जीरोथ लॉ। तो ये बेसिकली आपको जीरोथ लॉ हमें बताता है कि अगर आपका दो सिस्टम अगर आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, दो सिस्टम अगर आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं और वो किसी थर्ड सिस्टम, दो सिस्टम को किसी थर्मल इक्विलिब्रियम किसी थर्ड सिस्टम में रखते हैं, हाँ, सो वो दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो जरा मैं एक हाँ, अगर A और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है और B और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A और B भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। हाँ एग्जैक्टली। तो ये जरा इसको हम जरा समझ लेते हैं डायग्राम से, है ना, और जिसमें हम आइडिया ले लेंगे कि अपना ये क्या होता है, व्हाट इज एडियाबैटिक वॉल एंड या। सो ये एक मैंने कंटेनर ड्रॉ किया और मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, है ना, एक में ये, इसको मैं एक और पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, या एक ये हो गया और मैं इन दोनों के बीच एक वॉल बना देते हैं, एक ये वॉल बना, ठीक है। तो ये मैंने, ये आपका सिस्टम हो गया ए, सपोज आई राइट दिस सिस्टम एज ए एंड दिस इज अ सिस्टम बी, ठीक है, एंड द होल सिस्टम इज कनेक्टेड विद अनदर सिस्टम जो कि है, एक सिस्टम है जो कि है आपका सी somewhere here, yeah, this is your system C। और एक और वॉल भी बनानी है मुझे, तो ये रह ले, या ओके। सो ये एक सिस्टम मैंने बना दिया। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कि मैं इन दोनों सिस्टम के बीच
पे जो वॉल है आपका, हम्म, ओके, इसे हम कहते हैं कंडक्टिंग वॉल। डायथर्मल, हाँ, डायथर्मल बोल दें या कंडक्टिंग वॉल बोल दें। कंडक्टिंग दिस वॉल। वॉल डायथर्मल वॉल, ठीक है। और ये जो आपका है, दिस वॉल इज योर अगेन एडियाबेटिक एडियाबेटिक वॉल। वॉल। एडियाबेटिक वॉल का मतलब होता है देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट। एडियाबेटिक वॉल, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड, अब यहाँ पे जो ए और बी, दे आर इन, ये दोनों आपस में क्या है, आइसोलेट, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो जो टेम्परेचर आपका ए का है, दैट इज टेम्परेचर एज टी ए, एंड द टेम्परेचर ऑफ बी इज योर टेम्परेचर ऑफ योर, क्या हो गया, बी, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड कि जब आप यहाँ पे एक टेम्परेचर है सी वॉल है, सी कंटेनर है जिसका टेम्परेचर आपका सी है। तो जब आपने ये डायथर्मिक बॉल लगाया है और यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ बी है, तो क्या होगा आपका इस केस में, ये टेम्परेचर आपका, ये जो वॉल है, ये इसके साथ तो क्या होता है, हीट का सी के साथ तो आपका ट्रांसमिशन हो रहा है ना, हीट का ये चेंज हो रही है यहाँ से, हाँ, हीट का जब सी के साथ टेम्परेचर होगा तो ये तीनों आपके आपस में क्या आ जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, ये आपके क्या आ जाएंगे, थर्मल हाँ, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, है ना। हाँ सर, वो थर्मल इक्विलिब्रियम को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर दो सिस्टम सेम टेम्परेचर पे हो तो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम को, या मैं इसको थोड़ा एक बार जीरो लाने से मैं थोड़ा थर्मल इक्विलिब्रियम आपको और डिटेल में जरा क्लियर करता हूँ। तो देखिए, अगर मान लीजिए एक वॉल ए ले लेते हैं, ठीक है, सपोज आई चूज ए वॉल ए, और इन दोनों के बीच में क्या करता हूँ, सपोज आई अप्लाई ए एडियाबेटिक वॉल, इनके बीच में एक एडियाबेटिक वॉल लगा देता हूँ, ये एडियाबेटिक वॉल लगा दी मैंने, तो क्या इनके बीच टेम्परेचर में चेंज होगा, नहीं होगा, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। एंड अगेन मैं इस वॉल को चेंज कर देता हूँ, सपोज आई चेंज इनटू एडियाबेटिक से हटा के इसको मैं चेंज करता हूँ कंडक्टिंग या डायथर्मल वॉल, ठीक है, कि अब इनके बीच हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगे। तो आप पाएंगे कि इन दिस केस जैसे ही आप डायथर्मल वॉल लगाएंगे, देन आफ्टर सम टाइम टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, ठीक है, क्लियर है। फिर थोड़ी देर बाद हम फिर से चेंज कर देते हैं, हम क्या करेंगे, हम वापस से फिर से इसमें एक वॉल लगा देते हैं जो कि है एडियाबेटिक, फिर से हमने एडियाबेटिक वॉल लगाई, 3 स्टेप किए, पहले एडियाबेटिक लगाई, तो जब हमने डायथर्मल लगाई, then we found that temperature of A is equals to temperature of B, and then finally we apply, फिर से हमने एक बार एडियाबेटिक लगाई, लेकिन again temperature of A is equals to temperature of B. So in 3-step process we can say that कि these two are now these two ये जो आपके कंटेनर है आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना। फाइनल आपका टेम्परेचर चेंज हो, यानी इसके बाद आपने फिर से एडियाबेटिक वॉल लगाई तो भी आपका टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। अभी ज्यादा क्लियर हो गया ना थर्मल इक्विलिब्रियम, हाँ, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जब टेम्परेचर इनका सेम हुआ तो इनका जो इक्वेशन आएगी P एंड T के अदर पैरामीटर अफेक्टेड। सो अब हम वापस से अपने जीरोथ लॉ पे आते हैं, है ना। तो जीरोथ लॉ में भी इतना ही प्रोसेस का काम है कि पहले आपने यहाँ के बीच थर्मल वॉल लगाया, उसके बीच एडियाबेटिक लगाया, तो क्या होगा कि इसके यहाँ इन दोनों के बीच तो हीट का कन्वर्जन हो रहा है ना, ठीक है, इसमें भी हीट का कन्वर्जन हो रहा है। मुझे एरो, है ना, वो डिपेंड करेगा किसका टेम्परेचर ज्यादा है ना, मुझे एरो में दिखा नहीं सकता ऐसे, लेकिन फिर भी चलो समझने के लिए दिखा देते हैं। तो आप पाएंगे कि थोड़ी देर में आपका क्या होगा, इफ टेम्परेचर ऑफ ए, है ना, आप पाएंगे कि थोड़ी देर में टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ सी, एंड आल्सो टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू आल्सो टेम्परेचर ऑफ सी, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ सी, ठीक है, ये बात समझ गए आप। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों, इतना तो हमें कंक्लूजन मिल गया इस एक्सपेरिमेंट से कि हमने पहले ए और बी को सी से कनेक्ट किया, तो आपने पाया कि टेम्परेचर ऑफ ए कुछ टाइम बाद इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, एंड आल्सो टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। अब हम वापस अपनी वॉल्स को चेंज कर देते हैं। अब हम इस वॉल को हम कर देते हैं अगेन, इसको कर देते हैं एडियाबेटिक, और सेकेंड वॉल जो है अब इस बार हम इसको डायथर्मल कर देते हैं, डायथर्मल, ठीक है। तो इस बार कन्वर्जन से क्या होगा, आप पाएंगे
हेलो। हाँ हाँ हेलो। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी कट हो। हाँ तो मैं फिर से आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस से। फिर से हम जब ये सुन पा रहे हैं हमें? हाँ हाँ, यस यस हेलो, यस। हाँ हाँ, मैं यस। वापस से हम फिर से वॉल चेंज कर देंगे। वॉल चेंज कर देंगे, देन वी फाउंड दैट देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस इन बिटवीन टेम्परेचर ऑफ ए टेम्परेचर ऑफ बी, देन वी फाइनली कंक्लूड दैट टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। ठीक है, जब तक हम हाँ कंसिडर नहीं करेंगे वॉल का तब तक हम नहीं कह सकते, है ना। फाइनली जब हाँ हमने इस बार वॉल चेंज कर दिया, देन वी फाइंड कि जीरो टेम्परेचर में कोई कन्वर्जन नहीं होना, अगर होता तो होना चाहिए था ना, क्योंकि अब आपने ये वाली वॉल को क्या कर दिया, सील कर दिया, और इसके बीच, इसका मतलब है वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में पहले ही आ चुके हैं, तो टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू, है ना। तो यही है इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी है कि इफ TA is equals to TC and TB is equals to TC, है ना, then this implies that कि TA is equals to TB. This implies that टीबी। TA is equals to TB. So this is your थर्मल, है ना। तो इसका स्टेटमेंट जो है लैंग्वेज की फॉर्म में, दैट इज when two system A and B are in thermal equilibrium, there must be a physical quantity that has the same value for both. ठीक है, और बेटर में इसका, हाँ ये है, ये इसको हम जरा मैं लिख देता हूँ इसका स्टेटमेंट। इट इज द इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, if two system are in thermal equilibrium with a third system, with a third system separately, a third system separately, with the third system separately, ठीक है, are in thermal equilibrium, are in thermal equilibrium with each other, with each other. Okay, so this is the statement of this your law, और ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, जो कि आपका ऊपर लिखा हुआ है TA is equals to TB and TB is equals to TC, so your TA is equals to क्या हो गया, TB. Okay, so this is the zeroth law of your thermodynamics. Okay, so next अब हम करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में कि हाँ, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अब हम जाएंगे, क्योंकि इसमें ये स्टेटमेंट वाइज है, इस पे कोई ऐसा न्यूमेरिकल आपका नहीं बनता है। हाँ, इसका स्टेटमेंट वाइज जरूर बनता है। तो फर्स्ट लॉ के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे अब हम। व्हाट इज फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर सामने आते हैं। या लॉ, हाँ हेलो। ठीक है, फर्स्ट लॉ। हाँ क्या हुआ? हाँ वो क्या हुआ आपकी आवाज बताएं? कट हो रही थी। अच्छा, कट हो गई थी, अभी ठीक आ रही है? हाँ अब ठीक आ रही है। हाँ। तो देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे, तो उससे पहले आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझिए। पहले आपको ये तीन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन तीनों का ही रिलेशन बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट वन इज हीट, हीट और आपका इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन। वर्क डन। इन्हीं तीनों का रिलेशन एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जब भी आप कोई अमाउंट ऑफ हीट किसी सब्सटेंस को अप्लाई करते हैं,
जब भी आप कोई अमाउंट ऑफ हीट सब्सटेंस को अप्लाई करते हैं, मान लीजिए मैं ये कंटेनर ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इस पे एक पिस्टन लगा देते हैं, ठीक है, इस पे एक पिस्टन लगा देते हैं, और हम इसको नीचे से क्या करते हैं, हीट अप्लाई करते हैं, वी अप्लाई सम हीट, देन व्हाट हैपेंड, अभी ओके, तो देन यू फाइंड दैट कि जैसे आप इसका हीट आप इसमें सप्लाई करेंगे, देन व्हाट हैपेंड, दिस हीट गोज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूल, इनका क्या कर देगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर देगा, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होगा, देयर इज सम वर्क डन। अभी जब आप हीट और ज्यादा, पहले तो आप इसमें हीट देंगे, दैट टोटली गोज टू increase the internal energy of the molecules of this gas, and after some time when you apply continuously some heat, then what happened, this piston, कि ये movable piston है मान लीजिए, then this piston start rising, then what happened, there is a change in volume, there is change in volume, and that volume is responsible for work done, है ना, that volume is responsible for work done. So when you apply some amount of heat, then where it goes to increase the internal energy, and also some energy goes in the form of work done, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात समझनी होगी, बस इतना ही है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट के हिसाब से, अभी हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी देखेंगे, बट यहाँ पे हमें एक बात समझना है कि जो हीट है, दिस इज एक्चुअली ये बताना होगा, दिस इज ए पाथ फंक्शन, मतलब ये पाथ पे डिपेंड करता है, पॉइंट टू पॉइंट नहीं, एंड अगेन वर्क डन, दिस आल्सो ए पाथ फंक्शन, बट दिस इंटरनल एनर्जी इज ए पॉइंट फंक्शन, यानी ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, ना कि किस पाथ से ये कंप्लीट हुआ है। इंटरनल एनर्जी इज ए पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, इसलिए ये स्टेट वेरिएबल है, दैट्स व्हाई इट्स अ स्टेट वेरिएबल। तो मतलब इसमें पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन का मतलब क्या हुआ? पाथ और पॉइंट का फंक्शन ये हुआ कि आप जब आपका चेंज हो रहा है कोई सिस्टम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो इनिशियल, जैसे आप इनिशियल वैल्यू लेते हैं ना, जैसे कि P1 और फाइनल स्टेट हो गई आपकी P2 V2, ठीक है, तो जो इनिशियल स्टेट आपकी P1 V1 हो गई और फाइनल स्टेट P2 V2 हो गई, है ना, तो एंड यू कैन रिलेट दिस P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय ये इक्वेशन ऑफ स्टेट, कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, बट आपको ये नहीं पता अगर कि ये जो P1 और P2 है, ये अगर आपका, अब वर्क डन के केस में क्या होगा, अब मान लीजिए आपने एक साइकिल में आप यहाँ से इधर गए, ठीक है, इस पॉइंट से आप यहाँ पे गए, और फिर अनदर साइकिल में आप पाथ चेंज कर देते हैं ना, जो कि हम कैरनॉट इंजन में चेंज करेंगे ना, मान लीजिए आप पाथ आपका ये पाथ ले लेते हैं आप, है ना, तो इस केस में जो एरिया अंडर द कर्व, ये वाला आपको वर्क डन बताएगा पूरा, है ना, समझ रहे हैं, दिस एरिया अंडर दिस कर्व आपको क्या बताएगा, वर्क डन है, डिपेंड करता है किस पाथ पे आप कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं। हाँ, एक बार आप मतलब फिर से रिपीट कर सकते हैं, वो आपकी आवाज बहुत कट रही है। ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि एक पॉइंट आपका ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है, और आप इस पॉइंट से यहाँ तक ऐसे जाते हैं इस पॉइंट पे, अब ये पॉइंट आपका ए है और एक पॉइंट बी, तो पॉइंट फंक्शन का मतलब ये होता है कि आप यहाँ से यहाँ तक गए, है ना, और आपको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है, पाथ से नहीं। हाँ, ठीक है। और हीट विच पाथ यू है, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आप स्टेट फॉलो किया,
ठीक है, इस पाथ को इसने फॉलो किया। ये न्यूमेरिकल में और बेटर तरीके से समझेंगे, है ना। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो पॉइंट फंक्शन है, सो इसलिए दैट्स व्हाई वी कैन डिफाइन, एक्चुअली ये थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज भी बहुत आ रहा है, यहाँ पड़ोस में कोई फंक्शन है है ना, तो उससे वजह थोड़ा खैर व्हाटएवर। तो ये जो इंटरनल एनर्जी है, दैट्स योर कौन सा फंक्शन हो गया, पॉइंट फंक्शन। सो वी कैन डिफाइन इट एज योर स्टेट वेरिएबल, है ना। तो स्टेट वेरिएबल हमारे कौन कौन से हो गए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। P, V, T एंड U, ये बेसिकली चार आपके हम दिखाते हैं, जिस जैसे इक्वेशन ऑफ स्टेट ना, स्टेट वेरिएबल, ये किसी स्टेट को डिफाइन करेंगे। तो ये सब, ये पॉइंट फंक्शन को हम मतलब स्केलर भी बोल सकते हैं पॉइंट फंक्शन को। हाँ, ये सारी कोई चीजें तो स्केलर ही है, थर्मोडायनेमिक्स में वेक्टर की बात ही नहीं करते, ये तो सारा है ना ऑलमोस्ट स्केलर के फॉर्म में ही हम लेते हैं। हाँ, लेकिन डायरेक्शन है इसमें, हीट का फ्लो है ना, वर्क डन का है। हाँ, क्योंकि हीट का डायरेक्शन और वर्क डन का भी डायरेक्शन है। हाँ, एग्जैक्टली। ओके, सो इसका जरा हम मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं कि ये हीट और इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। सो द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दिस हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन इज योर डेल्टा क्यू, हीट सप्लाई आप करते हैं किसी सिस्टम में, देन यू कैन हैव internal energy plus change in your work done. So this is a basic simple law of first law of thermodynamics, and this also shows the conservation of energy. This also shows the conservation of energy, है ना। तो आप डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट में से अगर आप वर्क डन को सब्सट्रैक्ट करें तो आपको मिलेगा ओनली ऑन वन एंड ओनली, क्या मिलेगा, इंटरनल एनर्जी। ये इंटरनल एनर्जी, तो कितना किसी इसका इंटरनल एनर्जी होगा, दैट विल बी डिफाइंड बाय दिस फंक्शन। एंड आल्सो इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनल एनर्जी is a function of temperature, ठीक है। यानी अगर आपका कोई चेंज आपका टेम्परेचर नहीं हो, जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस हम देखेंगे कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे तो उस स्टेज में आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो, ठीक है। तो आप इसको कह भी सकते हैं फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन योर फर्स्ट लॉ जो आपका लेगा वो कौन सा फॉर्म लेगा, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन फंक्शन मतलब ये आइसोथर्मल, हाँ, तो ये डेल्टा यू इस केस में आपका जीरो हो जाएगा। तो जितना भी आप हीट सप्लाई करेंगे दैट कंप्लीटली गोज टू योर चेंज इन वर्क डन, completely goes to work done. So this is the first law of thermodynamics, ठीक है। जितना भी आप हीट सप्लाई करेंगे दैट हीट्स गोज टू इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, ठीक है। So this is all about your first law of thermodynamics, है ना। तो फिर आज इतना ही रखते हैं, कल थोड़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का और एक्सप्लेन करेंगे, इस पे कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे, है ना, एक दो, ठीक है। ओके, थोड़ा और इस पे बात करेंगे कल, जो पॉइंट अगर इस पे रह गए हो, है ना, या आपके जो भी डाउट्स हो